अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर 12 है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ईएमएफ जिसको कहते हैं। तो देखना ये है कि ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती क्या है, तो सर्किटरी में इसका इस्तेमाल क्या है, बेसिक कुछ मिलती जुलती कुछ इसके फार्मूलाज, कुछ एग्जांपल्स, ये वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। और साथ में हम रेजिस्टेंसेस को सीरीज़ में और पैरेलल में कनेक्ट करके देखेंगे कि उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। ठीक है, द इन्फ्लुएंस दैट मेक कन्वेंशनल करंट या सिंपल करंट, हम नॉर्मली कन्वेंशनल करंट यूज़ करते हैं। ठीक है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ हम जाते हैं। द इन्फ्लुएंस दैट मेक करंट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कहता है कि करंट को हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक पहुंचाने के लिए जो इन्फ्लुएंस है, जो 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 अहम चीज़ है, हायर से लोअर तक करंट को, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को जो इन्फ्लुएंस करती है, चीज़ जो पहुंचाती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। द इन्फ्लुएंस दैट मेक करंट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये वोल्टेज ही हुआ। ठीक है, तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, उसका भी यही काम था, यही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इसी को हम ईएमएफ कहते हैं। असल में इसको हम, ये एक इन्फ्लुएंस है, ये मतलब कहते हैं ना कि किसी चीज़ का किसी चीज़ पे क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो ये वो इन्फ्लुएंस है, ये वो एक लाइक एक डायरेक्टली हम ये नहीं कह सकते कि ये डायरेक्टली कोई ऐसी कोई स्पेशल किस्म की फोर्स है, ये भी नहीं कह सकते। लाइक इस तरह से कह सकते हैं कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट को जो भेजा जाता है, वो किस वजह से भेजा जाता है, वो वजह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस, तो ऐसा यूनिट इसका क्या है, वही जो एक पोटेंशियल का होता है, वोल्टेज। वोल्टेज किसके इक्वल होता है, जूल पर कूलम। तो मैं कह सकता हूँ 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। लाइक किसी एक कूलम चार्ज को के लिए जो चाहिए होती है आपके पास, कितने जूल्स चाहिए होते हैं, वो 1 जूल चाहिए होता है। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। ठीक है, तो इसका सिंबल जो है वो ई से हम इसको रिप्रेजेंट करवाते हैं। मैं एक इक्विवेलेंट सर्किट आपको यहाँ बनाया है। ये रहा मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल, ए टर्मिनल इसको कह दिया है। ये रहा मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल, इसको टर्मिनल बी कह दिया है। करंट हमेशा फ्लो करता है पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो यहाँ पे इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, ए और बी, तो उसको वी ए बी से रिप्रेजेंट किया है, इज इक्वल टू ई से रिप्रेजेंट किया है। यही वो इन्फ्लुएंस है, यही वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जो इस करंट को हायर से लोअर की तरफ पहुंचाती है। ये इसमें रेजिस्टेंस है। ठीक है, आर। तो ऑब्वियसली ओहम लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर, ये आपने पढ़ा हुआ है। चूंकि वी ए बी इज इक्वल टू ई है, ईएमएफ है, तो मैं कह सकता हूँ E इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है जो कि हमने खुद लगाई है। एक रेजिस्टेंस होती है, ये कंडक्टर है, एक उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है जो कि निगलेक्ट हम करते हैं नॉर्मली, लेकिन वो बिल्कुल छोटी सी होती है, नज़र नहीं आती। कोई भी इंसान है ना, इंसान की भी एक ज़ाती रेजिस्टेंस होगी। इसी तरह एक कंडक्टर है, उसमें से करंट फ्लो करता है, उसकी एक ज़ाती इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है जो हम सर्किट में शो नहीं करवाते, लेकिन वो होती है। नॉर्मली निगलेक्ट करते हैं उसको, लेकिन वो बहुत स्मॉल होती है। ये रेजिस्टेंस है, ये जो हम खुद से लगाते हैं रुकावट। ठीक है, तो वैसे कंडक्टर की इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपका एक हिस्सा है। ठीक है, मैं कहता हूँ लेट अस अज्यूम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज स्मॉल आर। मैंने स्मॉल आर को रिप्रेजेंट करवाया है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। लाइक ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, ये वाला। अब इस कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है, समझ आ गई, लेकिन इस कंडक्टर की एक ज़ाती रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, वो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट की है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कौन सा वोल्टेज है, दो टर्मिनल्स पे, वी ए बी या ई, तो यहाँ पे ई हमारे पास है। ठीक है, समझ में आती है बात। मैं कहता हूं कि यहाँ पे एक इस कंडक्टर की इंटरनल ज़ाती रेजिस्टेंस भी है, स्मॉल आर। करंट इस सर्किट में से फ्लो कर रहा है, करंट भी है, स्मॉल आर भी है, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा कि नहीं इस कंडक्टर पे। तो कंडक्टर की खुद ज़ाती रेजिस्टेंस होती है, थोड़ी सी होती है, निगलेक्टेबल होती है, लेकिन होती है। ठीक है, करंट भी फ्लो कर रहा है, मतलब करंट भी है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो वहाँ का वोल्टेज क्या हुआ उस कंडक्टर का, आई बड़ा आर छोटा। ठीक है, ये देखिए मैंने लिखा है आई बड़ा आर छोटा, ये वोल्टेज है, देखें ये भी वोल्टेज ही बना है, ये भी वोल्टेज ही बना है। ठीक है,
ये भी वोल्टेज है आई आर, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर। ये आर कौन सा है? ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। किसकी इंटरनल रेजिस्टेंस? कंडक्टर की। तो अब आप यहाँ से वोल्टेज लेके चले वी ए बी, यहाँ तक तो वी ए बी है, ई बी है, लेकिन चूंकि आगे कंडक्टर शुरू हो गया तो कंडक्टर की अपनी ज़ाती रेजिस्टेंस भी होगी। तो वो कितना होगी? वी ए बी अब क्या बन गया? ई, जो कि ई यहाँ तक तो था, यहाँ तक तो ई था, माइनस आई आर, मतलब कुछ वोल्टेज ड्रॉप उसका भी है, ठीक है। मतलब कहने का, घर से आप 10 रुपये लेके निकले हो, विच इज़ वी ए बी, यहाँ तक भी वो ई 10 ही पहुँचा है, ठीक है, 10 वोल्ट यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूंकि आर भी है, इंटरनल रेजिस्टेंस, करंट भी है, तो थोड़ा सा यहाँ पे गिर जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे गिर जाएगा। तो अब मैं कह सकता हूँ वी ए बी किसके इक्वल है? ई माइनस आई आर। तो मैं कह सकता हूँ जो वोल्टेज है और ईएमएफ है उसमें डिफरेंस किस चीज़ का है? उसमें डिफरेंस ये इंटरनल रेजिस्टेंस का है। अगर तो इंटरनल रेजिस्टेंस आप इग्नोर करते हैं, मीन स्मॉल आर इज इक्वल टू 0, तो तब मैं कह सकता हूँ वी ए बी इज इक्वल टू ई, जो कि मैंने पहले कहा था। और यहाँ पे हमने इंटरनल रेजिस्टेंस इग्नोर की थी, सर्किट की रेजिस्टेंस देखी थी, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको इग्नोर नहीं करते तो वी ए बी इज इक्वल टू ई माइनस बड़ा आई स्मॉल आर। मतलब अब हम कहते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस है सर्किट की, तो फिर ई और वी ए बी में क्या डिफरेंस बचेगा? ई में से वो जो छोटा सा वोल्टेज का ड्रॉप यहाँ पे होगा ना, वो निकाल दे तो बाकी वी ए बी बच जाता है। लाइक ये फ़र्ज़ करो टोटल 10 है, ये स्मॉल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 वोल्ट यहाँ पे गिर गया, तो ई अब कितना होगा? 10 माइनस 1 इज़ 9, ठीक हो गया। मतलब तो यहाँ पे टोटल लाइक ये अगर ठीक है, ये फिर फॉर एग्जांपल ये 11 है, तो ई फिर 10 बन जाएगा, ठीक हो गया ना। तो या 11 माइनस 1 10 कर लो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कुछ छोटा सा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे ज़रूर होता है, छोटा सा, ठीक है, वो लाजमी है, ठीक है। इन दो चीज़ों को थोड़ा सा ना वो आपने ये देखना है, ठीक है। अहम मकसद सिर्फ ये है समझाना कि कंडक्टर के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस उसकी होती है, इस चीज़ को अहम समझे, ठीक है। तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं वी ए बी की इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। मतलब वी ए बी यहाँ तक तो ई पहुँचा था विच इज़ ई एम एफ, ठीक है, लेकिन आगे कंडक्टर है, कंडक्टर की इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो वी ए बी वो ई में से जो ई यहाँ तक टोटल था उसमें से फिर वो आई आर माइनस हो जाता है, ठीक है, जो वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ थी, ठीक है। ये टर्मिनल वोल्टेज है। वी नो दैट वी ए बी इज इक्वल टू आई आर। हमें पता है वी ए बी किसके इक्वल है? आई आर के। अभी आपने कहा था वी ए बी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो वी ए बी की जगह मैंने क्या रख दिया? आई आर। ई की जगह क्या रखा? ई माइनस आई स्मॉल आर। स्मॉल आर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ से अगर ये आई आर को भी इधर ले जाऊँ और आई कॉमन आ जाए, और आई को कॉमन आ जाए, तो आई की इक्वेशन क्या आ गई? ई ओवर आर प्लस आर। अब ये वो रेजिस्टेंस है जो कि सर्किट के अंदर लगाई गई है, ये वाली, ये खुद से लगाई गई है। ये स्मॉल आर वो रेजिस्टेंस है जो कि कंडक्टर की इंटरनल रेजिस्टेंस है, जिसको आप देख नहीं पाते लेकिन होती है, बहुत स्मॉल होती है। ये ई क्या चीज़ है? ये वो ईएमएफ है, ठीक हो गया। तो आपने अगर सर्किट के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन हो तो तब सर्किट का करंट निकालना है, आई इज इक्वल टू ई ओवर बड़ा आर प्लस छोटा आर। अगर तो सर्किट में से करंट निकालना है, अगर आप इंटरनल रेजिस्टेंस को लेते हैं, अगर आप इंटरनल रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हैं, फिर तो सिंपल सी बात है, वही फार्मूला यहीं से निकल आएगा, आई इज इक्वल टू ई ओवर आर। तो वो तो यहाँ भी लिखा हुआ आई इज इक्वल टू ई ओवर आर, अगर आप इस रेजिस्टेंस को 0 एज्यूम करते हैं। ये 1 ओहम होगी, 2 ओहम होगी, 1.5 ओहम होगी, ठीक है। तो जितने भी कंडक्टर्स बिकते हैं ना, वो रेजिस्टेंस के हिसाब से भी बिकते हैं, ठीक है। अच्छा कंडक्टर वो होता है जिसमें उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कम से कम हो। कम से कम इसलिए कि कम से कम होगी तो उसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। देखें, रिवर्स इन्वर्स रिलेशन है, ये बहुत कम होगी तो करंट मैक्सिमम गुजरेगा, और यही हमारी चाहत होती है, ठीक है। तो ये था ईएमएफ और ईएमएफ से रिलेटेड, ठीक है। आपको एक असाइनमेंट मैं दे रहा हूँ आज, ठीक है। असाइनमेंट है, ये आपने सबमिट करवानी है मंडे से पहले पहले। एग्जाम्पल है 25.6, पेज नंबर है 860, यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, ठीक है। इस एग्जाम्पल को करने की कोशिश करनी है, ये वाला फार्मूला इसमें लगेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, ई की वैल्यू गिवन है, करंट निकालना है या वोल्टेज निकालना है, ये 1-2 चीज़ें वो पूछेगा, वो फाइंड आउट करनी है। सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल है, उसको सिर्फ करने की कोशिश करनी है। 25.6 साथ में एक और एग्जाम्पल है 26.1, वो अगले टॉपिक से रिलेटेड है। ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं, किस पेज नंबर पे हैं? 860 और 884 पे। ये करके आपने
ईमेल मुझे कर देनी, अपनी तस्वीरें ईमेल कर दें, चाहे पीडीएफ ईमेल कर दें, आप ईमेल मुझे कर दीजिएगा। ये आपकी असाइनमेंट है, ये बहुत ज़रूरी है, आपने सबमिट करवानी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रजिस्टर्स इन सीरीज सर्किट। तो मैंने पहले भी आपको सीरीज सर्किट का बताया था कि सिंपल करंट का रास्ता एक होता है, करंट सिर्फ एक रास्ते में फ्लो करता है, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होती, ठीक है। जिस तरह ये देखें, पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, पॉजिटिव से करंट निकला, नेगेटिव में जा रहा है। एक ये रजिस्टेंस है, एक ये रजिस्टेंस है, एक ये R1 R2 R3, 3 रजिस्टेंसेज है, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने ए कह दिया आसान करने के लिए, इसको एक्स कह दिया, इसको वाई कह दिया, इसको बी कह दिया, टर्मिनल्स बना दिए मैंने आसान करने के लिए, ठीक है। तो ये वी ए बी किसके इक्वल होगा, वी इज इक्वल टू आई आर के इक्वल होगा, ठीक है। आर की जगह मैंने आर इक्वलेंट इसलिए लिख दिया है चूंकि करंट टोटल ले रहे हैं, वोल्टेज टोटल ले रहे हैं, तो रेजिस्टेंस भी टोटल रेजिस्टेंस इज आर इक्वलेंट, ठीक है। वी इज इक्वल टू आई आर, सिंपल है, ठीक है। मैं कहूँ इन दो टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज बताएं, इन दो ए और एक्स के क्रॉस, तो उसको मैंने वोल्टेज का नाम दिया वी ए एक्स, किसके इक्वल होगा, वी इज इक्वल टू आई आर। चूंकि सीरीज सर्किट है, सीरीज में करंट याद रखना सेम होता है और वोल्टेज डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आई रहेगा, आर कौन सा है, R1। इसी तरह मैं कहूँ एक्स और वाई के क्रॉस वोल्टेज कितना है, तो वी एट एक्स वाई किसके इक्वल होगा, आई आर टू। वाई और बी के दरमियान बताएं तो वी एट वाई बी इज IR3। करंट सेम है, सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होते हैं, तीनों वोल्टेजेस लिख दी IR1 IR2 IR3। किरचॉफ का लॉ क्या कहता था कि घर से जितना वोल्टेज लेके निकलते हैं टोटल सर्किट का भी उतना ही वोल्टेज होता है, मतलब अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू टोटल सर्किट ऑफ द वोल्टेज। तो एक वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे हुआ, एक वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे हुआ, एक वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे हुआ, मतलब मैं कह सकता हूँ वी ए बी टोटल वोल्टेज इज इक्वल टू दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज। वी ए बी इज इक्वल टू वी ए एक्स प्लस वी एक्स वाई प्लस वी वाई बी, ठीक है। इनकी वैल्यूज आपने निकाली हैं, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है, सिंपल हो गया। इसको देखते हैं, ठीक है। अब इनमें से करंट कॉमन है आई, जो कि सेम है, देखिए आई सेम है, इसको मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। तो मैंने वी ए बी इज इक्वल टू आई को कॉमन निकाला, क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। इस आई यहाँ ये आई मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड, तो वी ए बी ओवर आई इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अभी आपने फार्मूला लिखा था यहाँ पे, वी ए बी इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्वलेंट। तो अगर आर इक्वलेंट निकालना हो तो किसके इक्वल होगा, ये आई यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आर इक्वलेंट किसके इक्वल बना, वी ए बी ओवर आई, यहाँ भी क्या बना हुआ, वी ए बी ओवर आई, तो ये किसके इक्वल हुआ, आर इक्वलेंट के। आर इक्वलेंट इज अ टोटल रेजिस्टेंस, किसके इक्वल है, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये अहम चीज़ है, सर्किट कौन सा है, सीरीज सर्किट। तो याद रखना, सर्किट सीरीज हो, सीरीज में रेजिस्टेंसेस टोटल निकालनी हो तो सारी रेजिस्टेंसेस को जमा कर दे। ये देखें, आर इक्वलेंट किसके इक्वल है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्या याद रखना है कि सीरीज के अंदर टोटल रेजिस्टेंस या इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकालनी हो तो सिंपल रेजिस्टेंसेस को क्या कर दें, ऐड कर दें। आपने FSC में पढ़ा होगा। तो क्या लिखता हूँ, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, मतलब जितने मर्जी रेजिस्टर्स लगा दो उनका इक्विवेलेंट क्या होगा, इन सीरीज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। मतलब सीरीज के अंदर 9 रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं ना, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 R9 तक। तो सीरीज के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो सारी रेजिस्टेंसेस को ऐड कर दो, ये आपने डिराइव भी कर लिया। अब इसका मैं न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकता हूँ, एक सर्किट बनाया होगा जो सीरीज में रेजिस्टेंसेस लगी, मैं कहूँ आपको आर इक्विवेलेंट निकालो, तो क्या है, सीरीज में रेजिस्टेंसेस लगी हैं, सारी को ऐड कर दो तो आर इक्विवेलेंट आ गई। आर इक्विवेलेंट इज अ टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पैरेलल में रेजिस्टेंसेस कैसे होती हैं, ठीक है। तो ये मैंने पैरेलल बनाया है, रेजिस्टर्स इन पैरेलल सर्किट। ये आपका वोल्टेज हो गया, ये रेजिस्टेंस, ये तीनों आपस में पैरेलल में लगी हैं। पहचान क्या है, करंट यहाँ से निकला है। अब करंट के पास 2 रास्ते हैं, एक इधर को जा सकता है या इधर को जा सकता है, फिर आगे इधर को जा सकता है, इधर को। तो जब भी 2 रास्ते निकल आए ना करंट के, तो वहाँ सर्किट पैरेलल हो जाता है, ठीक है। याद रखें, सीरीज में करंट सेम होता है और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, ये बात याद रखना। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे वोल्टेज है इस टर्मिनल के क्रॉस VAB, वही यहाँ पे है, वही यहाँ पे है, वही यहाँ पे। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, करंट डिफरेंट होता है। सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है, ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ पे भी वोल्टेज, इस टर्मिनल पे वोल्टेज क्या है, VAB, इस टर्मिनल पे भी वोल्टेज क्या है, VAB, इस टर्मिनल पे भी वोल्टेज क्या है, VAB। हर रेजिस्टेंस के हर टर्मिनल पे VAB है, पैरेलल में वोल्टेज सेम। करंट क्या है, यहाँ से करंट निकला, कुछ आगे चला जाएगा, कुछ इधर को चला जाएगा। जो इधर को गया उसको मैंने I1 कह दिया, जो आगे इधर को गया उसको मैंने I2 कह दिया, फिर आगे जो इधर को गया उसको मैंने I3 कह दिया, ठीक हो गया।
अब I1 फाइंड करना है, तो V किसके इक्वल होता है, V इज इक्वल टू IR। I किसके इक्वल होगा, V ओवर R के। ठीक हो गया। मैंने I1 फाइंड करना है, I1 किसके इक्वल होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज है, यहाँ पे वोल्टेज क्या है, VAB ओवर R1। I2 फाइंड करना है, यहाँ पे जो वोल्टेज क्या है, VAB ओवर R2। I3 क्या है, यहाँ का करंट, यहाँ का जो वोल्टेज है VAB ओवर R3। ठीक है, क्योंकि पैरेलल में है तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, तो टोटल करंट किसके इक्वल होगा, टोटल करंट I के इक्वल होगा। वो किसके इक्वल है, एक करंट यहाँ गया है, दूसरा यहाँ गया है, तीसरा यहाँ गया है। टोटल करंट तीनों करंट का सम होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। क्यों, घर से इतना करंट लेके निकले हो, कुछ यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा, लेकिन टोटल तो उतना ही होगा ना जितना टोटल आया। तो तीनों का सम I1 प्लस I2 प्लस I3। मैंने क्या किया, इनकी जगह वैल्यूज पुट कर दी हैं। देखें I1 VAB ओवर R1 है, I2 की जगह VAB ओवर R2, I3 की जगह VAB ओवर R3, ये वैल्यूज पुट कर दी। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, VAB कॉमन आ रहा है। क्या बना, 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। ये VAB यहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड, तो ये क्या बन गया, I ओवर VAB इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। अब आपको पता है R इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है, VAB ओवर I के। तो अगर मैं VAB ओवर I को उल्टा कर दूं तो ये बन जाएगा 1 ओवर R इक्विवेलेंट। तो यहाँ बना है I ओवर VAB, यहाँ भी बना है I ओवर VAB, इसकी जगह क्या पुट कर दिया, 1 ओवर R इक्विवेलेंट। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला है कि अगर तो सीरीज में लगी होगी रेजिस्टेंसेस, और सिंपल वो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, ऐड कर दो। और अगर पैरेलल में लगी होगी तो कैसे करेंगे, 1 ओवर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। ये आएगा आंसर 1 ओवर R इक्विवेलेंट का। लेकिन R इक्विवेलेंट निकालना है तो फिर उसको 1 से डिवाइड कर देंगे आप। ठीक, तो ये टोटल आंसर आएगा। देखें क्या करना है, पैरेलल में लगी है, मैं कहता हूँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करें। तो क्या फार्मूला है, पैरेलल में लगी है तो 1 ओवर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। R1 R2 R3 की वैल्यूज रखी, आंसर क्या आया, 1 डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1 ओवर R इक्विवेलेंट। आपने निकालना है R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट किसके इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाय जो भी आंसर आएगा उसको 1 से डिवाइड कर देंगे तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये है फार्मूला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का पैरेलल में। इससे पहले आपने डिराइव किया था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का सीरीज में। 2 एग्जांपल आपको लिए असाइनमेंट है, बुक में सॉल्व्ड है एग्जांपल। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो एग्जांपल सॉल्व करने में, किसी भी वक्त मुझे मेरे नंबर पे वॉइस मैसेज आप कर सकते हैं। ठीक है, वॉइस मैसेज करें, सर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस कैसे फाइंड किया। लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है अगर लेक्चर अच्छी तरह सुना है तो आप दोनों एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। मैंने असाइनमेंट में ही सॉल्व्ड एग्जाम्पल इसलिए आपको दिए हैं, एक तो सामने आपकी पड़ी होंगी, आप इजीली सॉल्यूशन देख सकते हैं। चीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप सॉल्व करें उसको और आप किताब के साथ उसको मैच कर लें। ठीक है, मुश्किल नहीं है, आसान है, गारंटीड कि आप सब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।